हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक चलती है भारत लोग और अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट जो चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अगर इस लेसन को हम इंग्लिश में कहें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस डेंसिटी एंड ग्रोथ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले जो भारत की जनगणना 2011 यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चैप्टर अपन लेंगे। यानी कि जनगणना जनगणना 2011 की हम बात करेंगे और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो भारत में जो प्रथम जनगणना कब होती है और द्वितीय जनगणना कब होती है और किन के शासनकाल में होती है। उस वक्त हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, इन सभी की चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो घनत्व है उसकी हम चर्चा करेंगे और जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि कहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ कम है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक हमारी जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है यानी कि किसी स्थान विशेष पर एक विशेष समय में वहाँ के लोगों में रहने वाली में परिवर्तन होने की जो हम बात करेंगे उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो इन सभी की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ लेसन से पहले। देखिएगा देखिएगा 2011 की जनगणना की आप बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान देखिएगा, आप कॉपी में इस बात को आप लिखिएगा, लगातार इसके नोट्स भी बनाइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाए। 11 जुलाई को। ठीक है, एक तो पहली बात ये आपको याद रखनी है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। और हम बात करें कि जो प्राचीन भारत में जो पहली जो जनगणना है वो अगर हम पूरे एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें यानी कि प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में आपने शायद मौर्य काल के बारे में आपने पढ़ा होगा। मौर्य काल में सबसे पहले जो जनसंख्या पहली जनसंख्या जनगणना होती है, सॉरी। तो जनगणना हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में पहली जनगणना मौर्य काल से प्रारंभ होती है। और फ्रेंड्स, हम इसके अंदर किन की बुक से हमें पता चलता है कि जो मौर्य काल में जो चाणक्य थे यानी कि जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे उनकी किताब से हमें पता चलता है कि सबसे पहले मौर्य काल में ही जनगणना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, अगर हम मिडवल हिस्ट्री की यानी कि मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में जो अबुल फजल थे, अबुल फजल ने जो एक किताब लिखी थी, जो किताब का नाम है आइन ए अकबरी। अकबरी आइन ए अकबरी से भी हमें पता चलता है कि जनगणना हुई थी मध्यकाल से। ठीक है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो आधुनिक काल में भारत में पहली जनगणना लॉर्ड जो मेयो थे यानी कि लॉर्ड मेयो, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में 1872 को पहली जनगणना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यह है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो आंसर आएगा इसका 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और अगर देखें तो किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ये तो आपको ये डेटा तो आपको रखना ही है, याद है ना। इसके साथ ही हम देखें कि जो एक जो 18वीं सॉरी दूसरी जो जनगणना हुई थी, हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित का मतलब ये हो गया कि प्रति 10 साल के अंडर में जो जनगणना हुई थी वो 1881 यानी कि 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे उसके शासनकाल में प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जनगणना होती रही है। आज भी वर्तमान में देखें तो जनगणना होती है 10 साल के अंडर में होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी को हम कहेंगे। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा कि जो आधुनिक काल में भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में होती है, परंतु 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली जो व्यवस्थित जनगणना हम यूँ कह सकते हैं दशकीय जनगणना था, यानी कि प्रत्येक 10 साल के अंदर शुरू करवाई गई थी लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। तो याद रखिएगा, ये लॉर्ड
रिपन है। इस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में व्यवस्थित और या दशकीय जनगणना हुई थी। तो दोस्तों इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो देखिएगा देखते हैं आगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा देखिएगा लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, या हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा, हमारी जो 2011 की जनगणना है, उस 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या है, यानी कि भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की जनगणना चीन के बाद विश्व का दूसरा स्थान आता है। यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का दूसरा स्थान आता है और चीन का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को मिलाकर भी भारत देश की जनसंख्या अधिक है। हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इन तीनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर अगर देखें तो भारत की देश की जनसंख्या उनसे भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये जो जनसंख्या है, ये अधिक जनसंख्या निश्चित तौर पर देश के सीमांत संसाधनों पर दबाव डालती है। बिल्कुल सही है कि सीमांत जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो हमारे रिसोर्सेज है, हम यूँ कह सकते हैं हमारे जो संसाधन हैं वो कम होते जाएंगे, जिससे किसी भी देश में जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो देश की जो आर्थिक और सामाजिक जो समस्या हैं वो भी लगातार बढ़ती रहती है। तो हमारी जनसंख्या पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे कि एक विशेष बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भारत की पहली जनगणना 1872 में होती है, और ये 72 में किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। लेकिन प्रति 10 वर्ष यानी कि व्यवस्थित जनगणना, या हम यूँ कह सकते हैं दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। तो आप इसको लगातार इसके नोट्स भी बनाइएगा, और इसके अलावा जो लेसन के अकॉर्डिंग में जो 2011 की जनगणना के रिलेटेड कुछ डेटाज मैं आपको बताता हूँ, तो उसको भी आप बिल्कुल नोट डाल के उसको बिल्कुल अपनी कॉपी या नोटबुक में उतारिएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा और भी बात मैं बताऊं आपको कि जो भारत में जो जनगणना है, भारत में जनगणना की अगर बात करें सॉरी, भारत में जनगणना कौन करवाता है? देखिएगा, भारत में जो जनगणना है वो हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा गृह विभाग है, ये विभाग करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गृह विभाग हमारे भारत में जो गृह विभाग है, ये भारत में हमारे क्या कराता है? जनगणना करवाता है। ठीक है, और जो जनगणना करवाने के बाद में जो इसकी जो डेटाज है उसको इकट्ठे कौन करता है, इसको संग्रहित कौन करता है? और वो करता है NSSO। हम यूँ कह सकते हैं नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय नमूना नमूना सर्वेक्षण। क्या? सर्वेक्षण। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण क्या करता है? हमारे जो भारत में जो गृह विभाग के द्वारा जो जनगणना करवाती उसकी डेटा इकट्ठे करता है कौन? NSSO, यानी कि नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हम यूँ कह सकते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अलावा देखिए, तो हम इस जनगणना की अगर चर्चा करें तो इस 2011 की जनगणना को पूरा कराने में हमारे जो खर्चा कितना है, यानी कि 2200 करोड़ का खर्चा आया था इसमें। और अगर हम इसको इस 2200 करोड़ को हमारी पूरी जनगणना में इसको बिल्कुल एक प्रति व्यक्ति खर्च की अगर बात करें
तो एक व्यक्ति पर खर्च आया था 18.19 रुपये का, ठीक है। और स्टूडेंट ये 2 चरणों में होती है, यानी कि पहला जो चरण है वो प्रथम चरण यानी कि 15 मई से लेकर 30 जून 2010 में पहला चरण इसका पूरा होता है, और सेकंड चरण प्रारंभ होता है 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 में। तो फ्रेंड्स ये 2 चरणों के अंदर हमारी जो जनगणना 2011 है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो जनगणना 2011 की जो जनगणना है उसका लोगो, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो वाक्य है, इसका वाक्य है या इसको लोगो क्या है, यानी कि हमारी जनगणना हमारा अधिकार है, ठीक है। इसका लोगो क्या है, हमारी जनगणना हमारा अधिकार है। अगर इसका शुभंकर देखें तो इसका शुभंकर है एक प्रगणक प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। प्रगणक शिक्षिका, ये इसका लोगो है, ये इसका शुभंकर है, ठीक है। तो 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो जनगणना 2011 में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 640 जिले, और 29वां जो जिला था स्टूडेंट वो था तेलंगाना, ठीक है। तो ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से इसको से अलग हटा के ये 29वां राज्य बनाया गया था। अगर आज वर्तमान में देखें तो 28 तो हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे जो यूनियन टेरिटरी यानी कि संघीय शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारी 2011 की जो जनगणना है, इस 2011 की जनगणना में जो किन्नर थे यानी कि किन्नरों को और जो घरों की भी इसमें जनगणना की गई थी, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो इसमें जाति जनगणना भी हुई थी। पहले जाति गणना 1931 में हो चुकी थी, ठीक है। और ये गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा ये जातियों की भी जनगणना करवाई गई थी, और दूसरी जाति जनगणना 2011 में हुई थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है उसमें जाति की भी जनगणना हुई है, ठीक है। अब इसको और भी थोड़ा सा हम डीप जाकर अगर इसको पढ़ें तो 2011 की जनगणना अगर क्रम के आधार पर देखें तो ये हमारी 15वीं जनगणना है, यानी कि 1881 से लेकर 2011 तक की अगर जनगणना को अगर पूरा टोटल करें तो ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। क्रम के आधार पर, है ना, यानी कि सॉरी 1872 से लेकर और 11 तक। अगर हम व्यवस्थित ये दशकीय वर्दी वर्दी दशकीय आधार पर देखें, प्रति 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसको देखें तो 14वीं ये जनगणना है, ठीक है। देखिएगा 1872 से अगर हम काउंट करेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल से लेकर अब जो वर्तमान तक, तो ये 15वीं जनगणना थी। और अगर व्यवस्थित रूप से देखें लॉर्ड रिपन के काल से देखें तो ये 14वीं जनगणना है। और अगर स्वतंत्रता के बाद यानी कि हमारा जो भारत देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, उसकी अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जनगणना है 7वीं जनगणना है। और अगर हम 21वीं सदी की जनगणना देखें तो ये दूसरी जनगणना है, और 2001 में पहली जनगणना थी, यानी पहली शताब्दी थी और ये दूसरी थी, ठीक है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या, भारत में कुल जनसंख्या मैंने अभी आपको बताया था कि 121 करोड़ जनसंख्या है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 6.885 करोड़ हमारे राजस्थान की जनसंख्या है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि जो देश का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हमारा भारत का दूसरा, पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है। और पहला चीन का और दूसरा हमारे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो, ठीक है। और देश में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अगर राजस्थान की अगर बात करें भारत देश के अंदर तो उसका 8वां स्थान है, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल के लगभग देखें तो 2.4% है, परंतु यहाँ विश्व की जनसंख्या 17.5% जनसंख्या निवास करती है हमारे भारत में, ठीक है। पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना करें तो हमारे भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे
कि जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी हम बात करेंगे तो देखिएगा कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप क्या है, असमान। बिल्कुल सही है कि हमारे भारत में जो जनसंख्या है वो असमान है, यानी कि कहने का मतलब है कि समान रूप से नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारा जैसे इंडिया है, यानी कि आपका जो नॉर्थ और ये साउथ है, ये आपका ईस्ट और वेस्ट है। यहाँ पर अगर देखें, और हमारा जो मिडवल यानी कि हमारा जो मध्य वाला भारत यानी कि मध्यवर्ती जो भारत है, वहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो इन चारों पांचों जगहों पर दोस्तों क्या है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो अगर हमारा उत्तर का विशाल मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित रूप से रोजगार और वहाँ पर रोजगार मिल जाता है। और जैसे कहा जाता है कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर लगभग लगभग 54% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंडेड है, यानी कि रोजगार है वो मिलता है उनको। तो कहने का मतलब जैसे पहाड़ी इलाका, जैसे ये देखिएगा आपका इधर से लेकर यानी कि आपका नॉर्थ से लेकर जो आपका पूर्व तक जो ये हमारी हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। अगर हम पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थलीय भाग है, तो मरुस्थल में बहुत जनसंख्या कम निवास करती है। दक्षिण में देखिए तो वहाँ पर भी जनसंख्या निवास कम करती है। अगर भारत के मध्य वाले भाग में देखें तो यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है, यानी कि खेती बाड़ी बहुत बढ़िया हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जनसंख्या इनसे यानी कि इन दिशाओं से ज़्यादा निवास करती है। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या का हमारे भारत में जो वितरण है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। ठीक है, कैसे है देखिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है। अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो पहला स्थान आता है का उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है का बिहार का, और चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान आता है का वेस्ट बंगाल का आता है। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है तो वो 19.98 यानी कि 98 करोड़ जनसंख्या है। तो ये तो हमारे राज्यों की हमने बात कर ली है। प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय बिहार और चौथुर्थ है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की बात करें हैं या संघीय प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भारत देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग, यानी कि अगर हम पूरी इंडिया की जनसंख्या को अगर देखें तो उसमें 76% जो भाग है वो कौन कौन से राज्यों में निवास करती है। देखिएगा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर समथिंग 76% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1.04% जनसंख्या निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें 0.84% निवास करती है, और उत्तराखंड की बात करें 0.83% निवास करती है, क्योंकि ये पहाड़ी वाला क्षेत्र आ गया तो यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। देखिएगा थोड़ा सा और इसको हम डीप जाके इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, यानी कि जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि हम कहें कि एक तो राज्य, ठीक है, और ये यूटी यूनियन टेरिटरीज यानी संघीय शासित प्रदेश है उनकी बात करें तो राज्यों की अगर चर्चा करें तो पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ की जनसंख्या 19.98 करोड़। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान बिहार का, और चौथा पश्चिमी बंगाल का। ठीक है, अगर हम इनकी बात अगर करें, किनकी, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है उनकी हम चर्चा करें तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टूडेंट आप इसको भी लिखिएगा। इसके साथ ही अगर देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले की अगर बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है जो सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि अब हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या, शॉर्ट में लिखा है मैंने, वही बात करेंगे राज्य। ठीक है, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। राज्यों की चर्चा करें तो सबसे कम जनसंख्या हमारे भारत की राज्यों की बात अगर करें तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है, पहला स्थान आता है, 6.10 लाख जनसंख्या है। फिर दूसरा स्थान आता है आपका मिजोरम का, तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का, और
चौथा स्थान आता आपका गोवा का। तो 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है, यानी कि कहने का मतलब सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, हमारे सिक्किम की, यानी कि 6.10 लाख है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या निवास करते हैं आपके लक्षद्वीप में। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम मोटा मोटा अगर इसको याद करें, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्त स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना, तो अपना जो कहने का मतलब अपना अपना जो चैनल है, यानी कि टीके है ना, स्टडी क्लासेस, टीके स्टडी क्लासेस को अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसके कोई ग्रुप होगा, फ्रेंड सर्किल या किसी फ्रेंड को इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, या कोई एजुकेशन ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप हो, या कोई कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप हो, वहाँ पर भी इसको सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है जो जनसंख्या के वितरण की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिएगा, यानी कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो ये स्टूडेंट कौन कौन से हो सकते हैं। यानी मैंने कहा कि जनसंख्या असमान है, तो उसमें कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जो भौतिक भौतिक मतलब भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो मैंने कहा था भौतिक प्रदेश में आपको नदियाँ, पहाड़, धरातल, पठार वगैरह ये सब कुछ आ गया। मैदानी भाग है ना। तो जैसे हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश जो विशाल मैदानी प्रदेशों वाला क्षेत्र है, यानी समतल मैदानी वाला प्रदेश है, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो पश्चिमी भारत है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थल, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी। अगर आप कहें कि जो हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में उत्तर से पूर्व की तरफ चले आइएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे हम कहें जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें प्रभावित करती है हमारी जनसंख्या को। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम थोड़ा सा डीप ले जाके इसको पढ़ें, तो हमारी जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो भौतिक जो कारक है, या हम कह सकते हैं भौगोलिक कारक है, उनमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं। एक तो आपका मैदानी क्षेत्र आता है, दूसरा पठारी 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 दक्षिण का पठार आता है, और चौथा समुद्री तटवर्ती क्षेत्र आता है। तो दोस्तों देखिएगा, मैदानी क्षेत्र में हमारे जो भारत में जो जनसंख्या है वो 42.7% निवास करती है। तो मैंने कहा था कि मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम यूँ कहें तो जो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे स्टेट आते हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश से पंजाब बिहार है, और पश्चिम बंगाल और हरियाणा है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा स्थान आता है आपका पठारी, यानी कि दक्षिण का पठार है, यानी कि भौतिक प्रदेशों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो भौतिक प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो मैदानी प्रदेश के बाद दूसरा स्थान इसका आता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये दक्षिण का पठार हो गया। समुद्र तटीय क्षेत्र, जो समुद्र से लगने वाले जो क्षेत्र हैं उनकी अगर चर्चा करें, तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे उत्तर पूर्वी और जो पर्वतीय राज्य और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग सम्मिलित आते हैं इसमें, जो समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंदर, तो वहाँ पे भी जनसंख्या निवास करती है, बहुत कम करती है। ये तो इसके भौतिक कारक हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्यों कह सकते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहेंगे जलवायु भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे बहुत कम निवास करती है जनसंख्या, जहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा ठंडी रहती है तो वहाँ पर भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है ना। तो यहाँ पर भी जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम और हमारे पूरे विश्व की चर्चा करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा जो इक्वेटर है, यानी कि आपकी 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ है, ये आपकी मकर रेखा। तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाए, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर जनसंख्या क्या है कि विरल रूप से, यानी कहने का मतलब है जनसंख्या, यानी 0 डिग्री पे बहुत कम जनसंख्या
जनसंख्या निवास करती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यानी कि उच्च अक्षांशों की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जनसंख्या निवास करती जाएगी। अगर हाँ ध्रुवीय क्षेत्रों पर यानी कि 90 डिग्री तक आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हमेशा के लिए ठंड रहती है, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो जलवायु भी क्या है, हमारी जनसंख्या को क्या करती है, इफेक्टिव यानी कि प्रभावित करती है। हम बात करते हैं धरातल की। देखिएगा धरातल भी जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि धरातल में देखें तो देखिएगा धरातल धरातल की अगर बात करें, दूसरा पर इफेक्टिव जो है कारक है, दूसरा है धरातल। धरातल क्या है कि हमारे जो भारत की बात करें तो हमारे भारत का जो मैदान है वो उच्चावच स्थिति में, उच्चावच का मतलब क्या होता है कि कहीं पर समतल है तो कहीं पर बिल्कुल उबड़ खाबड़ यानी कि बीहड़ भूमि है, कहीं पे नदियाँ पठार पर्वत वगैरह है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होने के कारण जनसंख्या भी बिल्कुल डिफरेंस रूप से यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा निवास करती है। इसके अलावा जल की प्राप्ति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। तीसरा फैक्ट है इसका जल की प्राप्ति, ठीक है, जल प्राप्ति। जल प्राप्ति जल प्राप्ति की अगर बात करें तो जल प्राप्ति में देखिएगा कहा जाता है कि जल है तो कल है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल अच्छी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पर जल प्राप्त नहीं होता वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम कहेंगे मैदानी क्षेत्रों में जल बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर चंबल का मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। और जहाँ पर जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिम भारत है, वहाँ पर बिल्कुल नदियाँ कम है और बारिश भी कम होती, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे इफेक्टिव हैं जिसे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जैसे परिवहन की सुविधा होती है, और इसके अलावा जैसे खनिज संसाधन है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक है, राजनीतिक और आर्थिक कारक, इन सभी में क्या है जनसंख्या प्रभावित करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेशन है, कमेंट में आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, तो मैं उस समस्या का मैं बिल्कुल समाधान कर दूंगा। तो हमने बात कर ली है हमारी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी की हम बात करेंगे। तो देखिएगा डेंसिटी क्या होती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो मनुष्य की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। और भारत में जो जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाएगा। यह देश में तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि का द्योतक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे भारत में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और रफ्तार से बढ़ रही है तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 1951 की अगर हम चर्चा करें तो 1951 में हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। देखिए स्टूडेंट, आप अगर इसको काउंट करोगे तो कैसे 117 प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि प्रति किलोमीटर नहीं बोलना आपको, है ना, तो उसको वर्ग किलोमीटर बोलना है ना। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व 1951 की अगर चर्चा करें तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगर आज हम देखें 2011 की चर्चा करें तो 2011 में हमारा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो लगातार जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। देखिएगा अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो देखिए जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जनसंख्या घनत्व की सहायता ले सकते हैं। अगर हम जो स्थानीय जनसंख्या के वितरण को अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर समझना चाहें तो समझने के लिए हम बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसी को हम जनसंख्या घनत्व हम कह सकते हैं। और अगर सरल भाषा में देखें तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या होती है, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम कहें कि जो अगर हमारी जनसंख्या है यानी कि कुल जनसंख्या और कुल भौतिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाए तो हम गणितीय घनत्व कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है
ये आपका एक फॉर्मूला आता है। तो जैसे गणितीय देखिएगा, गणितीय गणितीय घनत्व, इसको इसको कैसे निकालेंगे? गणितीय घनत्व बराबर, ठीक है, यानी कि प्रदेश की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटा हुआ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यानी कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। हम यूँ कह सकते हैं कि गणितीय घनत्व निकालने का सूत्र क्या है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा हुआ प्रदेश की कुल क्षेत्रफल, यानी कि प्रदेश की कुल जनसंख्या के अंदर हम कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास गणितीय जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिएगा, अगर हम 2017 यानी कि हम कहें 51 से लेकर 2011 तक की बात करें, तो हमारे भारत में यानी इन 50 वर्षों में जो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उत्तरोत्तर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हम यूँ कह सकते हैं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जनसंख्या घनत्व भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये 2011 के आंकड़े हैं स्टूडेंट। तो दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें 1029, उत्तर प्रदेश में 829, केरल में 859, और तमिलनाडु में 555 यानी कि 555 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको, जैसे हमने जनसंख्या की बात की थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो राज्य की चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, सर्वाधिक जन घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व, एक बार इसको वापस करते हैं। देखिएगा, जो घनत्व की बात करते हैं, ठीक है, घनत्व वही बात है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो अगर राज्य की चर्चा करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका कौन? पहले नंबर पे है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में मैंने आपको बताया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डेटा आपको कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा सा फोकस इसको करना है, 1106 पे फोकस करना है। दूसरा स्थान आता है आपका पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल के अंदर 1028, यानी कि आपको इसको भी थोड़ा सा आपको चेंज करना है, 1028 है इसकी जनसंख्या। तो देखिएगा, ये जो नवीनतम आंकड़े हैं उसको हमने देखा है। ठीक है, तो वैसे आपको फोकस क्या करना है, यानी कि इसको तो बिहार का तो 1106 करना है, ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल 1028 करना है, ठीक है, और तीसरा स्थान आपका केरल का, ठीक है, और केरल का है 860, यानी कि एक को बढ़ा देना है, और फिर उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है। तो ये आपका हो गया जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक राज्यों की हमने चर्चा कर लिए। बिहार पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, केरल तीसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। ठीक है, ये हमने बात की राज्य की। अब अगर यूनियन टेरिटरीज की बात, यानी कि हम कैसे हैं कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान आता है दिल्ली का, ठीक है, दूसरा स्थान आता है आपका चंडीगढ़ का। तो पहला स्थान दिल्ली का, दूसरा स्थान चंडीगढ़ का। ये तो हमने सर्वाधिक की बात कर ली है। अगर हम न्यूनतम की अगर चर्चा करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। जो मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, दूसरा स्थान मिजोरम का, तीसरा सिक्किम का, और चौथा नागालैंड का आता है। ठीक है, तो पहला स्थान तो अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का दूसरा, सिक्किम का तीसरा, और नागालैंड का चौथा स्थान आता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी कि 46 है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे करें कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बिहार बताना है,
और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको दिल्ली बताना है। और अगर ऐसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम यानी सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश बताना है। तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, 7 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको बताना है कौन सा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको पढ़ लेते हैं कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि ना तो कम है ना ज़्यादा है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम के को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व उच्च घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको दिख लिए, मैंने आपको बता दिया कि एक तो कायिक घनत्व क्या होता है कि कुल जनसंख्या में आपको निवल कृषिगत क्षेत्र होता है उसका भाग दे देंगे तो कायिक घनत्व आ जाएगा। और कृषि घनत्व देखें तो कुल जनसंख्या के अंदर आपका जो निवल, जो जितने आप खेती कर रहे हो, यानी कि जो सिंचित जो भूमि है, उस भूमि का क्षेत्रफल की हम उसका भाग दे देंगे तो आपका ये कृषि घनत्व आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है, एक तो गणितीय इकाइक और एक कृषि घनत्व। इनको याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करते हैं। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उसके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। जो आपकी कृषि जो जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो कृषक यानी कि कृषक और उसके कृषि मजदूर, जो मजदूर लगाते हैं वो, और उसके परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो मैंने आपको ये मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है। देखिएगा, ये देखिएगा जो मैप है जनसंख्या घनत्व 2011, इस जनसंख्या घनत्व 2011 में जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व उसकी हमने चर्चा की है। देखिएगा, देखो, ये तो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उसको छोड़िएगा। आगे बात जनसंख्या घनत्व की चर्चा करते हैं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर कितना है, 11,297 जनसंख्या घनत्व है ना। और यूपी में 829 है, बिहार में 1102 है, पश्चिम बंगाल में 1029 है, और केरल में 559 है, और तमिलनाडु में 555 है। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा डेटा बताया था, ये ऑथेंटिक डेटा है। इसको भी वैसे तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक है, उसमें से ये डेटा लिए गए, तो इसको याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, अब जनसंख्या जो वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि के जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, उसको हम कल क्लियर करते हैं। आज इतना ही हम पढ़ेंगे क्योंकि जो वीडियो का ड्यूरेशन है बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप किसी लगातार नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और नोट्स बनाने के साथ साथ स्टूडेंट अपने जो कोई भी रिलेटिव हो वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।